नहीं नहीं है, नहीं नहीं, अच्छा ये वाले अब मुझे झुकना पड़ेगा यहाँ, तो रहने दो फिर, झुकेगा नहीं साला। ओके, तो हम पढ़ रहे थे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में हमने कहा कि एसिड एंड एल्कलाइन और न्यूट्रल सोइल के लिए अलग अलग मेथड्स होते हैं, और एसिड सोइल के लिए हमने कहा ब्रेक एंड कूट्स नंबर 1 मेथड, एंड एल्कलाइन और न्यूट्रल सोइल के लिए अपन ने कहा ऑलसेंस मेथड। एंड ऑलसेंस मेथड जो है हम 1954 वाला वो डिस्कस कर रहे थे, और उसमें हमने एक्स्ट्रा टैंक जो नहीं लिखा ना अभी तक, सिर्फ लिख लिया, क्या लिखा, NaCO3 मीन सोडियम बाइकार्बोनेट एंड pH 8.5। अच्छा अपन ने उसके अंदर क्या लिखा, और कुछ नहीं लिखा। ओके, उसके अंदर और यदि अपन बात करें तो 2 प्रकार के रिएजेंट काम आते हैं। कितने प्रकार के? 2 टाइप के रिएजेंट, एक होता है रिएजेंट ए, एक होता है रिएजेंट बी। लेकिन इन सबको ज्यादा नहीं पूछेंगे वो लोग, आपको बस इतना ध्यान रखना है, क्योंकि इन दोनों के अंदर यदि कुछ डिफरेंस है दोनों ही मेथड के अंदर, वो आपका वही है जो कौन एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने का काम कौन करता है? 0.5 आपका एम मोलर का सोडियम बाइकार्बोनेट, और पीएच कितना होता है? 8.5। लेकिन अपन जब ब्रे एंड कूट्स नंबर 1 मेथड की बात करेंगे, उन दोनों का पूरा प्रोसीजर सेम है, लेकिन डिफरेंस क्या है? एक्सट्रैक्टेंट का। क्यों? क्योंकि जो आपका एसिड सोइल में एक्सट्रैक्ट करता है एल्यूमिनियम एंड आयरन फॉस्फेट को, वो एल्कलाइन और न्यूट्रल सोइल में कैल्शियम फॉस्फेट को नहीं कर पाता, और यहां कौन करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। एंड ब्रे एंड कूट्स में कौन करता है? अमोनियम फ्लोराइड एंड HCl, जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अच्छा, यहां अपन देखते हैं, और इसके अंदर इंडिकेटर कौन सा यूज लेते हैं? और इंडिकेटर किस लिए यूज लेते हैं? कलर डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है कि जब हम ये एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद में अपन इसके अंदर अमोनियम मोलिब्डेट मिलाते हैं। वो अमोनियम मोलिब्डेट क्या करता है? फॉस्फोरस को रिप्लेस करके अमोनियम फॉस्फेट बनाता है, और मोलिब्डेट उसको रिप्लेस कर देता है फॉस्फोरस को। फिर अपन उसके कलर डेवलपमेंट के लिए पी नाइट्रोफिनॉल मिलाते हैं, और वो वाला जो कलर डेवलप है उसको हम एक इंस्ट्रूमेंट की सहायता से उसकी कलर की इंटेंसिटी मापते हैं। और इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? याद रखना, जब भी फॉस्फोरस की बात आए तो फॉस्फोरस के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिसको पहले कॉलोरीमीटर भी कहा जाता था। कॉलोरीमीटर। इंटेंसिटी कितनी रखते हैं? 730 से 840 नैनोमीटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर कॉलोरीमीटर से अपन इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको अपन डिटरमाइन करते हैं उसकी कलर इंटेंसिटी को। और उसके लिए उसकी इंटेंसिटी रखते कितने हैं? उसकी वेवलेंथ कितनी रखते हैं? वेवलेंथ रखते हैं 730 टू 840 नैनोमीटर। इंटेंसिटी की जगह आप वेवलेंथ लिखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वेवलेंथ। और वेवलेंथ कितनी रखते हैं उसकी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की? 730 टू 840 नैनोमीटर। इस मेथड की अपन बात करें, ऑलसेंस मेथड की, तो ऑलसेंस मेथड ओनली आपका किसके लिए? फॉस्फोरस के लिए। लेकिन कुछ एक्सट्रैक्ट्स ऐसे होते हैं जो फॉस्फोरस के अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इन सबको एक साथ। अच्छा, एक आप बात बताइए, अपन को एक ऐसा मेथड मिल जाए जिससे जितने भी अपन ये मेथड अलग अलग इंप्लॉय कर रहे हैं, उससे अच्छा एक ही कुछ ऐसा एक्सटेंट मिल जाए जो सब साथ में ही कर ले, तो अपन को क्या है? आपके रिसोर्सेज बचेंगे, टाइम कंज्यूम कम होगा, टाइम सेव होगा, और इसके अलावा आपको जो ये प्रोसेस के लिए जितना भी आपको रिसोर्सेज या केमिकल्स यूज कर रहे हैं वो भी क्या हो जाएंगे? सेव हो जाएंगे। उसके लिए अपन क्या करते हैं? एक ऐसा एक्सट्रैक्ट मटेरियल, एक्सट्रैक्ट आपका केमिकल्स लेते हैं जो यूनिवर्सल होता है ना। यूनिवर्सल का मीन क्या हुआ? यूनिवर्सल का मीन जो सबको ही एक साथ में क्या कर ले? एक्सट्रैक्ट कर ले, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टेंट। तो इसके लिए न्यूट्रल या एल्कलाइन सॉइल के लिए अपन जो यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टेंट यूज लेते हैं, किसके लिए? न्यूट्रल टू
एल्केलाइन सोइल के लिए कौन सा लेते हैं? याद रखना ये नाम ABDTPA, क्या नाम है? ABDTPA। क्या है AB? अमोनियम बाइकार्बोनेट DTPA। और DTPA क्या होता है? डाइफिनाइल टेट्राएमीन पेंटाएसिटिक ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड, डाइफिनाइल ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड। और इसके साथ और क्या मिक्स कर रहे हैं? अमोनियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या है? यूनिवर्सल एक्सटेंट है। किसके लिए? ऑल द माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉस्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। मीन ये अकेला, जहां अपन बात कर रहे थे फॉस्फोरस के लिए ऑल्सन रीजेंट ले रहे थे, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम के लिए अपन अमोनियम एसिटेट ले रहे हैं, जिंक और मैग्नीज, कॉपर और आयरन के लिए अपन DTPA ले रहे हैं। तो अपन को वो सब कुछ लेने की जरूरत, ये अकेला ही सोइल से सबको क्या कर देगा? एक्सटेंट। और कहां ले आएगा? सॉल्यूशन में। और फिर अपन उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से सोइल के लिए? बट न्यूट्रल टू एल्कलाइन सोइल के लिए। लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिखनी हो तो अमोनियम बाइकार्बोनेट डाइफिनाइल ट्राइएमीन पेंटाएसिटिक एसिड। सिर्फ DTPA की बात करें तो ये किसके लिए एक्सटेंट है? ओनली DTPA, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए। किसके लिए? जिंक, कॉपर, मैग्नीज और आयरन को जो एक्सट्रैक्ट करता है वो कौन करता है? DTPA। लेकिन इस DTPA के साथ AB मीन अमोनियम बाइकार्बोनेट मिला ले तो ये किसको? ये सभी के लिए क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल हो जाएगा। pH कितना रखते हैं? 7.6। और सोडियम बाइकार्बोनेट के लिए क्या रखते हैं? 8.5। और अमोनियम एसिटेट के लिए? अमोनियम एसिटेट भूल गए? CC7 न्यूट्रल नॉर्मल अमोनियम एसिटेट है। कोई बात नहीं, सही है। मतलब याद हो हमेशा जरूरी नहीं है। मैं अभी कुछ बोलूंगा तुम बोलोगे डीमोटिवेट, मैं नहीं करना चाहता, तुम बहुत। ओके, सेकेंड कौन सा है? ब्रे एंड कोड्स नंबर 1। किसने दिया? ब्रे एंड कोल्ड 1945 में। ओके, इसके लिए अपन क्या लेते हैं? बाकी वो पूरा मेथड एक जैसा ही है, बस क्या चेंज करेंगे? एक्सट्रैक्टेंट चेंज करेंगे। और क्या लेंगे? अमोनियम फ्लोराइड एंड HCl 0.003 नॉर्मल का, और ये लेंगे 0.025 नॉर्मल का। ये क्या है? अमोनियम फ्लोराइड और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका कोई मुझे कॉमर्शियल नाम बता सकता है इसका? इसका तुम बता दो ना तो तुम्हारी एक फर्टिलाइजर बहुत क्लियर हो जाए। म्यूरेटिक एसिड, म्यूरेटिक एसिड बोलते हैं इसको। एंड दैट्स व्हाई MOP इज नोन एज म्यूरेट ऑफ पोटास, क्योंकि उसकी रिएक्शन जब पोटास की HCl के साथ करवाते हैं तब KCl बनता है। तो म्यूरेटिक एसिड का पोटास है, इसलिए इसको म्यूरेट ऑफ पोटास। कभी सोचा है कि MOP क्यों बोलते हैं? नहीं सोचा ना? MOP क्यों बोलते हैं? बस सालों से बोल रहे हैं MOP, म्यूरेट ऑफ पोटास। म्यूरेट क्यों बोलते हैं इसको? इसकी वजह से। देखो मैं बताऊं, मतलब तुम्हें डिमोटिवेट नहीं करना, मतलब सिंपल सी बात बता। अपन क्या है, पता अपन को ऑलमोस्ट आसपास का सब होता है। आप कितने सालों से देख रहे हैं पंखा चलता है? कितने सालों से? मतलब बेबी, वो क्या है, वो पूरी कविता है ना, नीचे बेबी सोता है, ऊपर पंखा चलता है। मतलब बेबी को भी पता है ऊपर पंखा चल रहा है। बेबी माने बच्चा है, ठीक है। अब देखो उस, फिर भी इतने सालों से अपन पंखे को चलते देख रहे हैं, लेकिन अपन ने कभी सोचने की मतलब ट्राई भी नहीं किया कि पंखा चलता है तो इसके पीछे कौन सी फिजिक्स या कौन सी आपकी इसके अंदर मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है जिससे पंखा चल रहा है। नहीं तो ये क्या है, बहुत सारी चीजें आसपास होती है। म्यूरेट ऑफ पोटास 11-12 से पढ़ रहे हैं एग्रीकल्चर के हैं तो, और BSc से पढ़ ही रहे हैं क्योंकि आप सब एग्रीकल्चर के ही हैं।
ठीक है, फिर भी मतलब ऐसे मन में आता नहीं है, क्वेश्चन नहीं आते। वो बंदे टैलेंटेड नहीं होते जिनको आंसर आता है, वो बंदे टैलेंटेड होते हैं जिनको क्वेश्चन करना आता है और क्वेश्चन आते हैं दिमाग में। अपने क्या है, वो नसें ब्लॉक हो गई है, मतलब मेरी, जहां से क्वेश्चंस पैदा होते हैं। अब देखो यदि एसिडिक सोइल है तो एसिडिक सोइल के लिए अपन यूनिवर्सल एक्सट्रैक्टेंट कौन सा यूज लेंगे एसिडिक सोइल के लिए, क्योंकि अपन न्यूट्रल एंड एल्कलाइन सोइल के लिए कौन सा लेते थे, एबीडीटीपीए। इसके लिए अपन लेंगे महलिस नंबर 3। महलिस ने नंबर 1 भी दिया, नंबर 2 भी दिया, नंबर 3 भी, अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाए। और जो महलिस नंबर 3 वाला जो एक्सटेंट है वो किसके लिए यूज देते हैं, एसिडिक सोइल को यूनिवर्सल एक्सटेंट के रूप में। तो ये क्या है, ये भी एक टाइप का यूनिवर्सल एक्सटेंट है, लेकिन ये कौन किसके लिए लेते हैं यूज, एसिडिक सोइल्स के लिए। यही सेम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आपका फॉस्फोरस, इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट को सब कोई क्या कर लेगा, एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन कौन सी सोइल में, एसिडिक सोइल। लिख दिया, ओके। अब नेक्स्ट लिखिए अवेलेबल पोटेशियम। देखना चाहोगे आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, इच्छा है? वैसे समझ में देखने से कुछ नहीं आएगा, बट मैं बता देता हूं। मतलब फोटो देखने से क्या समझ में आएगा, ऐसा करना पड़ेगा। मतलब इसमें मैं तुम्हें डिमोटिवेट नहीं कर रहा, बट ये रियल में नहीं आएगा, देख लेते हैं अपन फिर भी। अरे मैं क्या है कि यहां से जाने के बाद भी बहुत देर तक ये एनालिसिस करता रहा कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा, मैं बच्चे बोल रहे हैं डिमोटिवेट कर रहे हो। डिमोटिवेट, एक टीचर आपको डिमोटिवेट करिए, अच्छी बात थोड़ी यार, फिर मेरे पढ़ाने का क्या मतलब। तो फिर मैंने कहा कि आज से मैं झूठ बोलूंगा। ये है आपका ये वाली मशीन जो दिख रही है, ये इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आपकी क्या इमेजिनेशन, आप इमेजिन कर रहे थे क्या मशीन को, कैसी इमेजिनेशन थी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, नहीं आ रहा था इमेजिन? अच्छा मैं आप बोलूं फ्लेम फोटोमीटर को इमेजिन करो, कैसा आएगा? फ्लेम मतलब ऐसे आग जलती हुई है, फ्लेम फोटोमीटर, आग जलती है, 5 कोई कैमरामैन खड़ा है, फोटो ले रहा होगा, मतलब पहले ऐसी इमेजिनेशन आती है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। ये देखो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। अच्छा ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये वाला जो आपको दिख रहा है, इसको जब यहां से हटाएंगे तो कुछ आपके यहाँ पे स्पेस होगा, खाली जगह होगी, जिसके अंदर कैविटी जो होती है आपका एक बहुत छोटी सी एक डिब्बी जैसी एक स्ट्रक्चर होगी, जिसके अंदर वो सैंपल भरेंगे अपन और उनको अपन, अच्छा उसमें आपका बहुत यूज करते टाइम जहां से आपका वेवलेंथ जाएगी, जहां से आपकी रेडिएशन जाएगी, उस रेडिएशन वाली जगह से अपन को नहीं पकड़ना है, अपन को वहां से पकड़ना है जहां से वो ऑफ साइड है, ऑन साइड से नहीं पकड़ना। क्योंकि जब ऑन साइड से पकड़ेंगे तो वो रेडिएशन जो है उसमें एरर आएगा। तो ये जब यूज करेंगे तब आपको बहुत सारे जो केमिस्ट्री या जो आपके टीए पर या फिर जो आपके लैब असिस्टेंट होंगे वो लोग बताएंगे आपको कि बेटा यहाँ से मत पकड़ो, यहाँ से पकड़ो, ऐसे इसको प्लेस करो। अच्छा ये जो है बहुत जो इसमें पूरा महंगा है, सबसे महंगी वही है जो 2 डिब्बी है, जिसके अंदर अपन को सॉल्यूशन या आपका जो भी फिल्ट्रेट है वो डाल के रखना होता है, जिससे वो वेवलेंथ जाती है, कौन सी वाली, 730 to 840 वाली। अब देखो फ्लेम फोटोमीटर देखते हैं। फ्लेम फोटोमीटर किसके लिए काम आता है, पोटेशियम एंड सोडियम। ये रहे अपने भैया फ्लेम फोटोमीटर वाले, ये फ्लेम फोटोमीटर सिंपल से, ठीक है। वहां जाओगे तब काम करना सीखोगे इसके ऊपर कैसे काम करते हैं, लेकिन दिखने में आपको ऐसा दिखता है। दिक्कत क्या है कि जब आप वहां जाओ एमएससी करने, आरसीएम आओ, तो ऐसा कुछ देख लो तुम, फट बता दो कि ये फ्लेम फोटोमीटर। इससे क्या होगा, फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होता है, पूरे बैचमेट में आप अलग लगोगे, यार उसको पता है पहले से फ्लेम फोटोमीटर, मतलब तू कहां से यूज करके आया होगा ये। बट अपन को ऐसे नहीं बताना यूजी में क्या हाल थे, अपन ने सब यूज कर रखा है, नॉर्मल है, ठीक है। वो देखते आप बता दो। दिक्कत तो ये है कि बच्चों जब वहां एमएससी में करने जाते हैं, पीएच मीटर देख के ही वो अरे क्या है ये तो ऐसा नहीं करना, अपन को बता देना है। अवेलेबल पोटेशियम की बात, अच्छा जब मैं अवेलेबल फॉस्फोरस, अवेलेबल नाइट्रोजन, अवेलेबल पोटेशियम की बात करूं तो अवेलेबल माने किसको अवेलेबल, प्लांट को अवेलेबल। और प्लांट को अवेलेबल सिर्फ सॉल्यूशन वाला नहीं है, कल भी मैंने बताया था, कौन सा वाला है, एड्सॉर्ब वाला भी है।
यदि अपन पोटेशियम की बात करें तो टोटल पोटेशियम, आपको सर ने बताया होगा, पोटेशियम टोटल सोइल के अंदर 4 फॉर्म्स में पाया जाता है। 4 पुल है इसके। कितने पुल है? 4, मतलब 4 अलग अलग जगहों पे पाया जाता है। एक कौन सा होता है? सॉल्यूशन पोटेशियम। एक होता है आपका एक्सचेंजेबल और एडजॉर्ब पोटेंशियल, एक्सचेंजेबल और एडजॉर्ब। एक होता है आपका नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम, सुना है ना आपने इसको। और एक होता है मिनरल पोटेशियम, मिनरल और रिजर्व पोटेशियम। कितने फॉर्म है? तो टोटल पोटेशियम जो है, उस पोटेशियम के कितने फॉर्म है? 4 है। अब अवेलेबल किसको बोलेंगे? सॉल्यूशन प्लस, इसको अपन क्या बोलेंगे? अवेलेबल पोटेशियम। तो अवेलेबल पोटेशियम की जब मैं बात करूं तो अपन इन दोनों को मेजर करेंगे, सॉल्यूशन वाले को और एक्सचेंजेबल। अब इसमें क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि सोइल के अंदर इनका टोटल मैग्नीट्यूड है कितना, कौन कितना परसेंटेज है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन पोटेशियम टोटल पोटेशियम का 0.1 to 0.2% है। टोटल जितना भी पोटेशियम है उसका 0.1 to 0.2% ही सॉल्यूशन पोटेशियम है, मीन बहुत कम। उसके अलावा अपन बात करें एक्सचेंजेबल, तो 1 to 2% क्या है? एक्सचेंजेबल। 1 to 10% आपका है नॉन एक्सचेंजेबल, एंड 90 to 98% है आपका मिनरल और रिजर्व। मैं बताता हूं ये होता क्या है। जो सॉल्यूशन के अंदर पड़ा है, सोल सॉल्यूशन के प्लस फॉर्म में, वो है सॉल्यूशन। जो सोइल पार्टिकल के ऊपर पड़ा है वो है आपका एक्सचेंजेबल। और मैंने एक बताया था, जब इलाइट की बात की थी, मैंने केवलाइट की बात की थी, सॉरी मॉन्टमोलाइट की और वर्मिकुलाइट की, मैंने कहा कि उसके बीच में हॉल होता है और उस हॉल में कौन फंस जाता है? पोटेशियम। बाकी कोई नहीं फंस पाता, लेकिन कौन फंस जाता है? क्यों फंसता है ये बताया था मैंने आपको। वेरी गुड, क्योंकि उसकी साइज जो होती है उस हॉल के बराबर होती है। जो आपका कैविटी है, जो जगह है, जो स्पेस है, उसकी साइज एंड पोटेशियम की साइज दोनों क्या होती है? बराबर। इसको बोलते हैं लैटिस हॉल थ्योरी, मैंने बताई थी लैटिस हॉल थ्योरी। हेक्सागोनल कैविटी, लैटिस, ये कुछ मैंने वर्ड दिए थे वहां पे, किसने दी लैटिस हॉल थ्योरी? हाँ, मैं अब बताऊंगा। लैटिस हॉल थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो उसमें हेक्सागोनल कैविटी बनती है, और वो कैविटी इतनी ही होती है जितना पोटेशियम का साइज होता है। कैल्शियम वहां नहीं फंसता, मैग्नीशियम नहीं फंसता, क्योंकि मैग्नीशियम का साइज छोटा है। जब वो यहां जाएगा और ये आपका जो क्ले है थोड़ा सा भी मूव करेगा तो वापस कहां आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे, इजीली वो एब्जॉर्ब नहीं होते। लेकिन आपका नॉन एक्सचेंजेबल पोटेशियम वो पोटेशियम है जो उस कैविटी के अंदर फंस गया है, जो इजीली अब एक्सचेंजेबल नहीं होगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 1 to 10%। और माइका, फेल्सपार, ये जब बने थे तभी उसके अंदर पोटेशियम आ गया था। वो पोटेशियम कब बाहर निकलेगा? जब ये टूट जाएंगे। तो इसका मतलब इजीली बाहर ये तो कभी मिल ही नहीं सकता किसी प्लांट्स को। ये थोड़ा बहुत मिल सकता है, सबसे ज्यादा कौन मिलते हैं? और अवेलेबल का मीन इन दोनों की बात कर रहे हैं, लिख लीजिए। ऑटोक्लेव बहुत बड़ा होता है भाई। ऑटोक्लेव क्या होता है? सुना है ना? क्या होता है? किसके काम आता है मुझे इतना बता दो। हाँ, वेरी गुड। अरे पैथोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी में आप करोगे ना वहां एक्सपेरिमेंट, वहां ऑटोक्लेव काम आएगा। वेरी गुड बेटा, लिख दिया। कहाँ दोस्त कहाँ गया अपना? सो रहा होता है रे, मुझे इच्छा खूब होती है, बट मैं फ्री में ऐसे कुछ बोलता ना पढ़ाना नहीं आता। दिक्कत पैसों की है, बाकी कहाँ फ्री में कुछ भी मिले तो कहाँ नहीं। पैसे नहीं कमाने होते, मैं रियल में आज क्लास लेने नहीं आता। फिर मैंने आज अकाउंट देखा, और ये दूसरी मंथ फरवरी मंथ का बड़ा बुरा है। फरवरी में आपका जो है ना खर्चा है ना, वो तो है डबल, और इनकम है कम। 3 दिन कम होते ना महीने में। तुम नहीं समझोगे, मतलब थोड़ा टाइम समझ गया ना, तो इसलिए मैं आया, बाकी मैं नहीं आता। बाकी सोना तो यार किस्मत वालों को मिलता है। लिख लिया? कौन सा वाला? सॉल्यूशन वाला कितना होता है? हाँ देख के तो बता दो। 0.1 to 0.2%। आपका एक्सचेंजेबल थर्ड नंबर पे? अरे मतलब कौन सा है थर्ड नंबर? एंड फोर्थ नंबर पे मिनरल और रिजर्व। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड किसका है? अब मैं बताता हूं। एक होती है लैटिस हॉल थ्योरी,
लैटिस हॉल थ्योरी, ये दी थी पेज एंड बेवर ने। पेज एंड बेवर होती क्या है? द लैटिस, लैटिस बोलते केविटी को। कैसी केविटी? हेक्सागोनल केविटी। जब 2:1 क्ले मिनरल फॉर्म होता है तो 2:1 क्ले मिनरल फॉर्म होने में 2:1 क्ले मिनरल फॉर्म होता है तो 2:1 मीन 2 लेयर ऑफ सिलिकेट एंड 1 लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। जब ये आपस में जुड़ते हैं तो इनके बीच में कुछ केविटी बन जाती है, कुछ आइसोमर पर सब्स्टिट्यूशन से कुछ जगहें खाली रह जाती है, केविटी बन जाती है, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल केविटी या लैटिस हॉल। और इस लैटिस हॉल या हेक्सागोनल केविटी का जो साइज होता है वो होता है 2.54 एंगस्ट्रॉम। कितना होता है? जो डायमीटर होता है वो कितना होता है? 2.54 एंगस्ट्रॉम। और इसके अंदर उसी साइज का जो कोई आएगा वही आके वहां फिक्स हो सकता है। और पोटेशियम का आप देखेंगे डायमीटर, आप उसका डायमीटर देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट इसके बराबर होता है, और इस वजह से वो कहां चला जाता है? वहां पे जाके क्या हो जाता है? फिक्स हो जाता है। समझ रहे? 1.33 उसका आपका रेडियस होता है, 2.66 उसका क्या होता है? डायमीटर। और ये ऑलमोस्ट इक्वल साइज का होता है, तो वहां जाके वो एक बार फंस गया तो वापस बाहर नहीं निकल सकता। ये सबसे पहले पेज एंड बेवर ने बताया था, और नाम क्या दिया था? लैटिस हॉल थ्योरी दिया था। इसके साथ ही अपन पोटेशियम और फास्फोरस की कुछ बातें और डिस्कस कर लेते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक आपने सुना होगा QI रिलेशनशिप, सुना है कभी? QI रिलेशनशिप नहीं सुना? कभी ये वर्ड सुना QI? कोई बात नहीं, आज सुन लो। बोलो QI। सुना? हाँ, ओके, लिखे QI रिलेशनशिप। समझिए क्या होता है? नहीं? ओके, सब नहीं समझना है? फिर तुम बोलते हो यार, तुम डिमोटिवेट हो जाते हो। हरकतें ऐसी है तुम्हारी। QI समझते हैं अपन। QI, क्यों आई? वाह यार, मैंने पहली बार गौर किया कि कितना अच्छा है। क्यों आई है? क्यों? हाँ, उसकी मर्जी। अपनी मर्जी से वैसे कुछ होता भी नहीं है। तुम्हारा तो होता है, शादी के बाद तो कुछ नहीं होता, बाद में। QI की बात करें, Q फॉर क्वांटिटी एंड I फॉर इंटेंसिटी। Q फॉर क्वांटिटी एंड I फॉर इंटेंसिटी। क्वांटिटी क्या होता है तो मैं बताता हूं आपको। Q फॉर होता है क्वांटिटी, एंड क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी होती है वो सारा पोटेशियम या वो सारा फॉस्फोरस या वो सारा कैल्शियम या वो सारा मैग्नीशियम जो प्लांट को अभी अवेलेबल नहीं है बट इन फ्यूचर अवेलेबल हो सकता है। वो रिजर्व है। रिजर्व माने आपको कुछ, आपके पास पैसे ऐसे होते हैं, कुछ मनी ऐसी होती है, कुछ आपकी वेल्थ ऐसी होती है जो अभी नहीं है आपके पास बट इन फ्यूचर आपके पास आएगी। वो प्रॉपर्टी जो उन्होंने खरीदी है अपनी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो अपनी ही होनी है। बस भाई कम हो तो ज्यादा होगी, भाई ज्यादा हो तो कम होगी वो प्रॉपर्टी। कौन सी? पेरेंटल प्रॉपर्टी। तो आज आपके हाथ में नहीं है। आज आपको किसी दोस्त को पैसे देने हैं तो आपको वो उस प्रॉपर्टी मांगने जाओगे, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इन फ्यूचर आपको पता है पेरेंटल प्रॉपर्टी किसकी होनी है? हमारी होनी। इसका मतलब वो रिजर्व है। आज आपका नहीं है लेकिन इन फ्यूचर आपका है। तो रिजर्व क्या होता है? क्वांटिटी क्या होता है? वो सारा न्यूट्रिएंट, concentration of those nutrient which not readily available or not presently available but in future may be वो अवेलेबल हो सकता है। वो सारा होता है क्वांटिटी फैक्टर। कौन सा फैक्टर होता है? क्यू फैक्टर बोलते हैं इसको। कौन सा फैक्टर बोलते हैं? क्यू। आई फॉर इंटेंसिटी। इंटेंसिटी माने कितना कंसंट्रेशन अभी सॉल्यूशन में है जो प्लांट को अवेलेबल है एट दिस टाइम। कितना पोटेशियम, कितना फॉस्फोरस अवेलेबल है किसी भी प्लांट को, मीन अवेलेबल फॉर्म ऑफ पोटेशियम कितना है, वो क्या कहलाता है? आई फैक्टर, इंटेंसिटी फैक्टर। तो क्यू आई। अब इसका दोनों में क्या रिलेशन है? जितना क्वांटिटी फैक्टर ज्यादा होगा उतना इंटेंसिटी फैक्टर ज्यादा होगा। भाई पापा मम्मी के पास पैसे, धन संपत्ति ज्यादा, अपने पास अल्टीमेट ज्यादा है, और वही अपने जैसे हैं तो अपने से भरोसा और अपने ऊपर वो निर्भर है। बोले बेटा जॉब लगेगा तो आएगा, मतलब घर में पूरा। वो नहीं, आपने राजू रस्तों की वाली नहीं देखी? राजू बोले भिंडी 12 रुपए किलो।
नहीं देखा आपने थ्री इडियट्स? मतलब वो टोटली किस पे डिपेंड है? राजू पे डिपेंड है। राजू कमाएगा, राजू इंजीनियर बनेगा तो कुछ होगा, वरना कुछ भी। बहन की शादी करनी है, पापा बीमार है, मम्मी को अस्थमा हो गया, मम्मी ने साड़ी नहीं ली, और भिंडी अरे 12 रुपए किलो हो गई है? तो अच्छा आपने देखी था ना थ्री इडियट्स? हाँ मैंने 18 बार देखी है, हर बार मुझे नहीं लगती है। अच्छा अब आगे बात करते हैं अपन। तो जितना ज्यादा क्वांटिटी होगी, मीन जितना ज्यादा एड्सॉर्ब पोटेशियम होगा, उतना ज्यादा इंटेंसिटी होगी, मतलब उतना ही ज्यादा कहां आएगा? सॉल्यूशन। इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या है? इसको बोलते हैं क्यू आई रिलेशनशिप। तो क्वांटिटी क्या होता है? क्वांटिटी होता है, अच्छा मैं इसको पोटेशियम के संदर्भ में समझा देता हूं, ठीक है? क्यू आई रिलेशनशिप फॉर पोटेशियम, ताकि आपको समझ में आएगा क्वांटिटी क्या। क्वांटिटी तो क्वांटिटी क्या है? एड्सॉर्ब और रिजर्व पोटेशियम, और इंटेंसिटी क्या है? अवेलेबल की जगह आप सॉल्यूशन पोटेशियम लिखेंगे ज्यादा सही रहेगा। तो इंटेंसिटी है सॉल्युबल, सॉल्यूशन में कितना पोटेशियम है वो, और क्वांटिटी क्या है? एड्सॉर्ब कितना पोटेशियम है। लिख दिया? अब क्या होता है क्यू अपॉन आई? क्यू अपॉन आई होता है डेल्टा क्यू अपॉन चेंजेस इन क्यू अपॉन चेंजेस इन आई, मीन यूनिट चेंजेस इन इंटेंसिटी। यूनिट चेंजेस इन इंटेंसिटी माने कि यूनिट चेंजेस इन सॉल्यूशन पोटेशियम। अच्छा चेंजेस कैसे होंगे सॉल्यूशन पोटेशियम में? सॉल्यूशन का पोटेशियम चेंज क्यों होगा? प्लांट अपटेक कर लेंगे, लीचिंग हो जाएगी, कहीं रन ऑफ हो जाएगा, बह के चला जाएगा, या चेंजेस होंगे फर्टिलाइजर देंगे तो, मैन्यूर देंगे तो। जितना ज्यादा एमओपी दिया उसका मतलब सॉल्यूशन में पोटेशियम क्या हो गया? बढ़ गया। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ चेंजेस इन पोटेशियम प्रेजेंट इन सॉल्यूशन ऑन द क्वांटिटी, माने एड्सॉर्ब पोटेशियम पे क्या इफेक्ट आएगा? इसी को बोलते हैं क्यूआई। अपन ने फर्टिलाइजर दिया पोटेशियम का, तो पोटेशियम सॉल्यूशन में बढ़ा, तो पोटेशियम जब सॉल्यूशन में बढ़ेगा तो क्वांटिटी पे क्या इफेक्ट आएगा? क्योंकि सॉल्यूशन वाला बढ़ रहा है मतलब इंटेंसिटी बढ़ रही है, तो इंटेंसिटी से क्वांटिटी पे क्या फर्क आएगा? क्या फर्क आएगा? जितना ज्यादा सॉल्यूशन में पोटेशियम होगा उतना ज्यादा एड्सॉर्ब होगा। अब जितना प्लांट अपटेक करेगा, तो प्लांट जैसे ही अपटेक करेगा सॉल्यूशन में पोटेशियम क्या होगा? तो एड्सॉर्ब वाला कहां आ जाएगा? मीन पोटेशियम बफरिंग कैपेसिटी बोल सकते हैं इसको, बफरिंग कैपेसिटी ऑफ पोटेशियम, पीबीसी बोलते हैं इसको, पोटेशियम बफरिंग कैपेसिटी। अब अपन जब बात करें कि क्वांटिटी और इंटेंसिटी की, तो इंटेंसिटी और क्वांटिटी अपन किसकी देख रहे हैं? ओनली पोटेशियम की देख रहे हैं। अच्छा मैंने आपको सॉल्ट अफेक्टेड सोइल पढ़ा दी क्या? पढ़ा दी ना? एसिड सोइल? हाँ थैंक्स गॉड यार, मैं आज वो पढ़ रहा था वापस बुक और मुझे याद आया कि मैंने वो पढ़ा ही नहीं। फिर मैंने कहा यार क्लास खत्म करनी और कैसे होगा, पक्का पढ़ा देना। क्या होती है सॉल्ट अफेक्टेड सोइल का? 3 क्लासिफिकेशन पढ़ा है मैंने। कौन कौन सी? सेलाइन और एल्कलाइन, नहीं एल्कली सेलाइन और सेलाइन एल्कली। ओके, सबसे ज्यादा कहां पे है सॉल्ट अफेक्टेड सोइल? गुजरात में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान का 5th पोजीशन है। कितना है? कितनी है राजस्थान में? 0.37 मिलियन हेक्टर, 3.7 लाख हेक्टर। नहीं लिखवाया? लिख लेना। राजस्थान में सॉल्ट अफेक्टेड सोइल कितनी है? एक दिन अपन ऐसे जनरल क्लास लेंगे जिसमें अपन सिर्फ पॉइंट्स लिखाएंगे इंपॉर्टेंट, जिसमें अपन कुछ पढ़ेंगे नहीं, और कॉन्सेप्ट आप पूछना भी मत, बस आप याद करते जाना उनको। जो एग्जाम में पूछे गए हैं लास्ट 10 साल में, 15 साल में, वो पूरे क्वेश्चन देखेंगे और उनसे आसपास की चीजें अपन देखेंगे। जैसे 4 ऑप्शन है उनके, तो 4 ऑप्शन अपन लिखा लेंगे कि मैं कहां कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। 100 समथिंग कुछ लाइन होगी, उसमें से आपके क्वेश्चन बैठ जाएंगे। तो जब मन करे कि नहीं पढ़ना है कुछ, तो वो 100 लाइन पढ़ लेना।
फिर आरसी पक्का है नहीं, वही पढ़ेंगे बस, नोट्स वोट्स सब। नोट्स का मैं सबसे अच्छा यूज बताऊं, खाना खुद बनाते हो कि कहीं से लेके आते हो? खुद बनाते हैं। हाँ, तो वो टिफिन वन के लिए आपको ज्यादा कोई एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह नहीं लानी है। पेज फाड़ने, अच्छा उससे क्या होगा, वो पेज जब रखोगे तो उसके ऊपर आप रोटी रखोगे तो वो प्रिंट हो जाएंगे रोटी पे, फिर रोटी खाओगे। वाह, ठीक है। तो ये होता है क्यू आई रिलेशनशिप। लेकिन दिक्कत क्या है, द इंटेंसिटी ऑफ पोटेशियम इज नॉट टोटली अफेक्टेड बाय इंटेंसिटी ऑफ पोटेशियम ओनली। क्या होता है कि पोटेशियम की अवेलेबिलिटी सिर्फ पोटेशियम पे डिपेंड नहीं करती। आपको लगता है कि पोटेशियम कौन से सोइल में ज्यादा होगा, जहां पोटेशियम ज्यादा होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बहुत बार किसी एक कैटायन की अवेलेबिलिटी प्रेजेंट दूसरे कैटायंस पे डिपेंड करती है। लाइक पोटेशियम सफिशिएंट है और कैल्शियम मैग्नीशियम ज्यादा हो गए सोइल में, पोटेशियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी। एक कोई ज्यादा है सोइल में तो उसके दूसरे ऊपर एंटागोनिस्टिक इफेक्ट होता है। तो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम एंटागोनिस्ट विद पोटेशियम। किसी में पोटेशियम ज्यादा, एक आपने डिजीज सुनी होगी, आपको पढ़ाई भी होगी सर ने, ग्रास टेटेनी, हाइपोमैग्नीसीमिया, पढ़ाई है? किसमें होती है? एनिमल्स में, फॉरेज में नहीं होती। तो फॉलिएज क्रॉप्स में भी नहीं होती, एनिमल्स में होती। क्या होता है एनिमल्स में? मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब मैं एक बात बताऊं आपको, कभी भी इंडियन सोइल में मैग्नीशियम डेफिशिएंट था ही नहीं। टॉक्सिसिटी नहीं है, मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है। मैग्नीशियम इंडियन सोइल में कभी डेफिशिएंट था ही नहीं, आज तक नहीं है। तो फिर कैसे होगी फिर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी? तो दिक्कत मैग्नीशियम की नहीं है। अपन कभी मैग्नीशियम का फर्टिलाइजर तो यूज करते नहीं है, लेकिन किसका फर्टिलाइजर यूज करते हैं? पोटेशियम का। तो अपन ने पोटेशियम फर्टिलाइजर यूज किया तो पोटेशियम अवेलेबिलिटी, तो मैग्नीशियम अच्छा होते हुए भी क्या हो गया? कम हो गया। इस वजह से होता है। तो दिस इज नॉट ओनली मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, दिस इज ड्यू टू पोटेशियम इंड्यूस्ड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। तो किसी रोज ऑप्शन में आए मैग्नीशियम डेफिशिएंसी या पोटेशियम इंड्यूस्ड मैग्नीशियम डेफिशिएंसी, तो मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या होगा? पोटेशियम। मैग्नीशियम की सिर्फ डेफिशिएंसी से नहीं होता, और डेफिशिएंट है ही नहीं मैग्नीशियम। तो क्यों डेफिशिएंट हो गया? पोटेशियम ज्यादा होने की वजह से। इसका मतलब द अवेलेबिलिटी ऑफ पोटेशियम इज नॉट affected by concentration of potassium only but also the concentration of calcium and magnesium। और इसीलिए इंटेंसिटी फैक्टर को, आई फैक्टर को सिर्फ आई फैक्टर से नहीं दर्शाया जा सकता, पोटेशियम की कंसंट्रेशन से नहीं दर्शाया जा सकता। उसके लिए एक यूज करते हैं टर्म ARK। क्या यूज करते हैं? ARK, एक्टिविटी रेशियो ऑफ पोटेशियम। एक्टिविटी ratio of potassium, and the activity ratio of potassium equal to the concentration of potassium multiplied by under root concentration of calcium plus concentration of magnesium। इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा? कौन याद आ रहा है? SAR याद आ रहा है। क्या होता है SAR? the concentration of sodium upon concentration of calcium plus magnesium upon 2। ये तो होता है SAR, लेकिन ये upon 2 इसमें नहीं होता। और ये क्या होता है? एक्टिविटी रेशियो ऑफ पोटेशियम, जिसको और क्या बोलते हैं? आई फैक्टर। तो आई फैक्टर में सिर्फ पोटेशियम की कंसंट्रेशन नहीं है, पोटेशियम अपॉन कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम। और यूनिट क्या है इसकी? सबसे इंपॉर्टेंट है यूनिट। यूनिट है मिली इक्विवेलेंट पर लीटर का हाफ। मिली इक्विवेलेंट पर लीटर हाफ मीन उसके आपके पावर में क्या है? हाफ पावर है, फुल नहीं है, न 2 नहीं है, 1/2 है। तो ये याद रखिएगा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसकी यूनिट। क्वेश्चन आना चाहिए माइंड में। बहुत बढ़िया, आज से जाने की तैयारी। इसको और सही लिखना हो, क्या मीन होता है कैपिटल ब्रैकेट का? केमिस्ट्री पढ़े हो 10th 11th में? 10th में तो क्या ही बता हुआ, लेकिन 11th 12th में पढ़ी है? अरे क्या ही पढ़ी, कोविड में अभी बहाना बना दोगे। कोविड तो नहीं था? तुम्हारे कहाँ आया था कोविड? फर्स्ट ईयर में? बर्बाद ही है सब। जेट के, अरे तुम्हारी जेट के टाइम में आया था कोविड। फिर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई उस टाइम फर्स्ट बार,
नहीं, फर्स्ट बार उसी टाइम जेट में शुरू हुई ऑनलाइन क्लासेस। उससे पहले ऑनलाइन क्लासेस का क्रेज नहीं था जेट में, सारे ऑफलाइन करते थे बच्चे तैयारी, ऑनलाइन का कोई था भी नहीं स्टूडेंट। वाह यार, आपकी सोल जेआरएफ की फ्री वीडियो क्लासेस, इतना फ्री नहीं यार, इतना सस्ता थोड़ी हो। अरे मतलब है 2-4 वीडियो होंगे बट ज्यादा नहीं, ज्यादा कभी टाइम भी नहीं मिला। ओके, तो ये समझ में आया आपको क्वांटिटी इंटेंसिटी। अच्छा, बता दोगे ना, मुझे सिर्फ इतना पता करना है, जब भी इस टेस्ट में मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है बट मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बस मैं इतना पता करना चाहता हूं कि क्यू क्या होता है। तो क्वांटिटी आते ही माइंड में आना चाहिए कि वो पोटेशियम जो अभी अवेलेबल, तो जो एडजॉर्ब है, और आई आते ही, आई मीन मैं बड़ा एक्टिव आदमी, और एक्टिव कहां है, सॉल्यूशन में, तो पोटेशियम सॉल्यूशन वाला जो है वो आई है, और जो क्यू है एडजॉर्ब वाला। और क्यू आई में आपको आई बताना है कि आई एक्चुअली आई नहीं है, आई है एआर के, एक्टिविटी रेशियो ऑफ पोटेशियम। अच्छा, भूल जाओगे तुम एआर के, तो एआर के फुल फॉर्म लिख लो, क्योंकि मैं भी भूल गया था एक दिन एआर। मैं तुम्हें बुरा कह ही नहीं रहा, मतलब तुम बहुत टैलेंटेड हो, मैं बता रहा हूं मेरा एआर के होता है एक्टिविटी रेशियो ऑफ पोटेशियम। ओके, एक्टिविटी रेशियो ऑफ पोटेशियम। अरे क्या है, मैं अब थोड़ा एक और थोड़ा डेप्थ में जाने वाला था बट मैं छोड़ो यार, नहीं बताऊं क्या? चलो, एक वर्ड हिस्टेरिसिस आपने सुना है? मैंने वाटर में बताया था, सोइल वाटर में क्या होता है, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन रेशियो पर, एड्सॉर्प्शन और डिसॉर्प्शन होने पर एक ही पोटेंशियल पर वाटर की अवेलेबिलिटी अलग अलग होती है। एक सूखी मिट्टी है, ड्राई सोइल है, ड्राई सोइल को अपन गीला कर रहे हैं, तो गीला कर रहे हैं तो क्या होगा, पोटेंशियल डिक्रीज होगा, सॉरी इंक्रीज होगा, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। तो मान लो पोटेंशियल है -0.3 बार। जब अपन क्या कर रहे थे, सोइल, ड्राई सोइल को वेटिंग कर रहे थे, गीला कर रहे थे। अब देखो, अब इसको अपन ने पूरा गीला कर दिया और 0 बार तक पहुंचा दिया, सैचुरेटेड कर दिया। तो अब थोड़े दिनों बाद ये वापस क्या होगी, सूखेगी, इवोपरेट होगा पानी, और इवोपरेट हो रहा है, जब ड्राइंग हो रहा है तो ड्राइंग के अंदर भी वापस क्या आएगा, 0.03 बार आएगा एक बार। भाई गीला होते टाइम आया था तो सूखते टाइम भी ये आएगा, तो 0.03 बार वेटिंग का एंड 0.03 बार ड्राइंग का। अब देखो 0.03 बार पे तो वाटर अवेलेबल इक्वल होना चाहिए, अपन को तो बार एक इक्वल बार पे पानी उतना ही अवेलेबल होता है ना, 15 बार पे नहीं होता, एक बार पे थोड़ा बहुत होता है, 0.03 बार पे मैक्सिमम होता है, तो दोनों पे बराबर होना चाहिए था। बट ड्यूरिंग वेटिंग मीन एड्सॉर्प्शन and during drying mean desorption, water availability at particular potential may be differ and this difference is known as hysteresis। सेम यही है पोटेशियम के साथ, जब हम पोटेशियम फर्टिलाइजर के तौर पे देते हैं तो एड्सॉर्प्शन जब पोटेशियम होता है और वापस जब पोटेशियम रिलीज होता है सॉल्यूशन में आता है, मीन सॉल्यूशन से पार्टिकल के ऊपर जाने पर और पार्टिकल से वापस सॉल्यूशन में आने पर पोटेशियम जो है वो पोटेशियम एक ही जैसे फोर्स पर अलग अलग अवेलेबल होता है। जब सॉल्यूशन से पार्टिकल पे जाएगा तो फास्ट जाएगा, लेकिन पार्टिकल से सॉल्यूशन में आएगा धीरे धीरे आएगा, दोनों में डिफरेंस है। होना तो क्या चाहिए, जिस फास्ट से आपने, अच्छा एक मैं इसका सबसे सिंपल उदाहरण बताता हूं, आपको अपने दोस्त को पैसे दिए उधार, बस पैसे देने टाइम वो भाई यार दोस्त जो भी है 10,000 रुपए भेजना फटाफट, अर्जेंट है। आप नहीं सोचते यार दोस्त है बेचारा मुश्किल में होगा, मुश्किल में कुछ नहीं है, होगा कहीं घूम रहा होगा, ठीक है, आपने 10,000 भेज दिए, कितने फास्ट भेजे, फिर आपको वापस दोस्त से क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। एड्सॉर्प्शन तो कितना इजी हुआ, और जब डिसॉर्प्शन होना, दोस्त से वापस पैसे लेने हो, भाई वो कितने महीनों तक टलाएगा और कितने किस्तों में भेजेगा, ये खुदा जानता है, आप जानते हैं, आपका बैंक बैलेंस जानता है, स्टेटमेंट जानता है, समझ रहे हो? तो ये क्या है, एड्सॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन जो है इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, एंड दिस डिफरेंस इज आल्सो नोन एज हिस्टेरेसिस। तो हिस्टेरेसिस नॉट ओनली रिलेटेड टू वाटर कंटेंट बट आल्सो रिलेटेड टू पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ऑल दिस जो आपके मिनरल मैटर है उनसे भी रिलेटेड है कौन, हिस्टेरेसिस। बस आपको इतना ध्यान रखना है, एड्सॉर्प्शन डिसॉर्प्शन जो है वो डिफरेंस क्या कहलाता है, हिस्टेरेसिस कहलाता है। ये मैंने वाटर में लिखवा ही रखा है, इसका रिलेशन पोटेशियम से भी है और फॉस्फोरस से भी है। अब एक और बात बताता हूं, क्यूआई रिलेशनशिप जो है, क्यूआई रिलेशनशिप जो है वो पोटेशियम के लिए एंड फॉस्फोरस के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्क्राइब किया या दिया। पोटेशियम के लिए किसने दिया,
बेकेट ने, एंड फॉस्फोरस के लिए किसने दिया? शोफील्ड ने। सतीश सर याद कर रहे थे आज तुम लोगों को, तुम करते हो नहीं करते हो? करते हो? हाँ, तो वो बोले एक क्वेश्चन मेरी तरफ से बच्चों से पूछना, तो उनकी तरफ से एक क्वेश्चन है, मेरा नहीं है। और आए या नहीं आए, मैं डिमोटिवेट भी नहीं करूंगा, ये तुम जानो या वो जाने। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द ट्रेस एलिमेंट? वेरी गुड, माइक्रोन्यूट्रेंट 8 है। कौन कौन से? आयरन, कॉपर, जिंक, मैग्नीज, बोरॉन, क्लोरीन, मोलिब्डेनम एंड निकल, यही तो है। फिर उन्होंने बोला कि ये तो बता देंगे, उनसे पूछना व्हाट इज द ट्रेसर एलिमेंट। अच्छा, मैंने बोला मैंने उनको बता तो रखा है कि नहीं, तो मैं क्यों कैसे बताएंगे कि नहीं टैलेंटेड है, वो बता देंगे, तो बता दो ट्रेसर। अच्छा, नाम से कुछ पता चल रहा ना, जो ट्रैकर बोलते हैं अपन, ट्रैक कर रहे हैं, किसी को ट्रैक करना नहीं। अच्छा, अपन बोलते हैं ना किसी को जासूसी करना, किसी के अपन बोलते हैं, अपन जीपीएस लगा लेते हैं तो ट्रैक होता है, तो लोकेशन ट्रैक करनी, ट्रेस, वो वर्ड सुना है ना, ट्रेस करना। तो वो ट्रेस या ट्रैक जो है, यही वर्ड ट्रेसर। ट्रेसर माने पता लगाना। किसका पता लगाना? किसका? एलिमेंट का, मतलब न्यूट्रिएंट एलिमेंट का। बिल्कुल, बहुत नजदीक पहुंच गए। देखो, जैसे कि बहुत बार आपको बोलते हैं कि नाइट्रोजन इज मोबाइल इन प्लांट, फॉस्फोरस इज मोबाइल इन प्लांट, कैल्शियम इज मोबाइल इन प्लांट। मैं ऐसे बोलता हूं कि कार्बन जो होता है वो बनता है लीव्स में एंड एक्यूमुलेट होता है सीड्स में एंड फ्रूट्स के अंदर। तो ये सब बातें कोई हवा में थोड़ी बोली होगी किसी ने, इनके ऊपर पूरा प्लांट के अंदर वो घूमे होंगे ना, वो साइंटिस्ट अंदर गए होंगे और देखा अच्छा पोटेशियम यहां बन रहा है, पोटेशियम ऐसे जा रहा है, ऐसे ही किया होगा कुछ उन्होंने, ऐसा कुछ किया होगा ना। अच्छा, वो खुद तो नहीं जा सकते, बट उन्होंने मैकेनिज्म समझनी है आपको कि पोटेशियम कैसे मूव करता होगा, पोटेशियम कैसे कैसे कहां जाता होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, उनको कुछ ऐसे एलिमेंट भेजने पड़ेंगे अंदर जिससे प्लांट तो उनको नहीं पहचान पाए, लेकिन अपन अलग से उनको ट्रेस कर सकते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन तो एबुडेंट बहुत ज्यादा है और जाके कहीं ना कहीं घूम जाता है, कहीं फैल जाता है। तो अपन इस नाइट्रोजन के सहारे तो पूरा नहीं देख सकते कि कहां कहां जाएगा, तो अपन ऐसा एक नाइट्रोजन भेजे जो दिखे तो इस नाइट्रोजन जैसा, लेकिन नाइट्रोजन से अलग हो। दिखे किस जैसा, लेकिन नाइट्रोजन से क्या हो, वो अपन तो पहचान पाए मशीन से, लेकिन प्लांट कैन नॉट रिकॉग्नाइज डिफरेंस बिटवीन दिस नाइट्रोजन एंड जो अपन ने नाइट्रोजन भेजा है उसमें, इन दोनों के बीच में रिकॉग्नाइजेशन नहीं कर पा रहा है, आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम कर लेंगे। ऐसा कौन होता है? तो आपने एक वर्ड सुना होगा, आइसोटॉप। सुना है? आइसोटॉप, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप है, 1, 2 एंड 3। मीन तीनों में प्रोटॉन का नंबर तो सेम है, लेकिन न्यूट्रॉन का नंबर क्या है? अलग। इसमें न्यूट्रॉन 0 है, इसमें न्यूट्रॉन 1 है, इसमें न्यूट्रॉन 2 है, इसलिए इनका मास क्या हो गया है? बढ़ गया है, लेकिन नंबर चेंज। ये भी हाइड्रोजन 1 नंबर का है, ये भी हाइड्रोजन 1 नंबर का, ये भी हाइड्रोजन, बट इसका मास कितना है? इसका दिस इज रेडियो, दिस इज आइसोटॉप। क्या है? आइसोटॉप। ऐसे ही आपने नाइट्रोजन देखा होगा, नाइट्रोजन कितना आता है? 14 नंबर पे, सॉरी 7 नंबर पे, और 14 मॉलिक्यूल मास होता है। ऐसा ही एक नाइट्रोजन होता है 15, आता कितने नंबर पे? 7। मतलब प्रोटॉन तो 7 है इसमें भी, प्रोटॉन इसमें भी, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 7, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? 8। तभी मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिक वेट क्या होता है? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। इसमें एक ज्यादा है, इसको बोलते हैं आइसोटॉप। क्या बोलते हैं? प्लांट को हाँ कुछ समझ में नहीं आता है कौन सा आइसोटॉप है, उसको तो लगता है ये भी नाइट्रोजन है, ये भी नाइट्रोजन है, लेकिन हमें समझ में आता है सब। हमें मतलब हमें नहीं, मशीन को। वो मशीन क्या करती है? ट्रेस कर लेती है कहां जा रहा है नाइट्रोजन। तो अपन ने क्या किया, जो सोइल में अपने यूरिया डाला, उस सोइल में अपने नाइट्रोजन 15 भी डाल दिया। सेम मैकेनिज्म से अपडेट होगा, क्योंकि डिफरेंस तो कर ही नहीं पा रहा है, पता नहीं चल रहा है कि ये अपन ने भेजा है, तो ये जासूस है, लेकिन उन्हीं के बेस में अब वो अंदर जाएगा प्लांट के अंदर। तो जैसे ही एंटर हुआ, अपन ने उस मशीन से पूरा का पूरा उसका सिस्टम देख लिया, कहां जा रहा है,
कहाँ मूव कर रहा है, कहाँ एसिमुलेट हो रहा है, मोबाइल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एंड दोज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रेसर एलिमेंट्स. सो एक्चुअली ट्रेसर एलिमेंट इज द आइसोटॉप और रेडियो आइसोटॉप. लिख लीजिए. वन पीपीबी से कम होने वाले ट्रेसर और 1 ppm से कम होने वाले ट्रेस. तो ये क्या होते हैं? स्टेबल और रेडियो आइसोटॉप्स which used for trace the path of nutrient translocation. ठीक है, आइसोटॉप्स या स्टेबल आइसोटॉप या रेडियो आइसोटॉप होते हैं. ऐसा रेडियो आइसोटॉप क्या होते हैं मैं बताऊंगा, एक बार लिख लीजिए. लिख दिया. तो ये होता है ट्रेसर, और ट्रेस आपके माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं. अच्छा, स्टेबल का मतलब क्या है? एक ऐसे आइसोटॉप ऐसे होते हैं जो शुरू में जैसे थे अंत तक वैसे ही रहेंगे. वो अपना जो मास है वो रिड्यूस नहीं करते. लेकिन जो रेडियो आइसोटॉप होते हैं वो क्या होते हैं कि उनका जो मास एक बार है 15 है, उनको वो सुहाता नहीं है. वो बोले यार मैं जब 14 परिवार का सदस्य हूं तो मुझे 15 क्यों कर दिया है. तो धीरे धीरे वो ज्यादा मास होता है उसको बाहर फेंकता रहता है. तो फेंकेगा कुछ बाहर तो रेडिएशन आएगी बाहर, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन आएगी, और उस रेडिएशन से, अरे यार आप कैसे बोल सकते हैं रेडियो आइसोटॉप्स? मैंने आपको बताया है वाटर के अंदर रेडियम, बेरिलियम, न्यूट्रॉन, मॉइस्चर मीटर में नहीं बताया था. उसके अलावा फिर मैं जो सीजियम 150 170 136 वाला बताया था, हैं? भूल गए? वो याद है ना? हैं? हाँ, धुंधला. अरे मतलब आप ही गलती नहीं है, वो लंबा टाइम होता है ना तो ऐसे हो जाता है. तुम वापस पढ़ोगे, डिमोटिवेट नहीं होना, अपन को याद नहीं है तो नहीं है. ओके, अब है ना एक और क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट इज द पोटेशियम फिक्सेशन ऑर्डर. पोटेशियम फिक्सेशन क्या होता है? एक बात बताओ मुझे, कि जो अपन ने सॉल्यूशन में पोटेशियम दिया, एमओपी दिया, या फिर अपन ने पोटास का कोई और फर्टिलाइजर दिया, तो फर्टिलाइजर दिया तो अपन को क्या होना चाहिए? पोटेशियम कहां बढ़ना चाहिए? सॉल्यूशन में. लेकिन सॉल्यूशन में जितना बढ़ा थोड़ी देर तक वो रहेगा, प्लांट एब्जॉर्ब किया तो ठीक है, नहीं तो वो क्या हो जाएगा? वो एब्जॉर्ब हो जाएगा ऑन द सरफेस ऑफ soil particles. The adsorption on the soil particles is known as fixation. देखो एड्सॉर्प्शन हो जाए और वापस वो इजीली डिसॉल्व हो जाए तो वो फिक्सेशन नहीं है. लेकिन एक बार एड्सॉर्ब हो जाए और वापस अवेलेबल ना हो, तो यदि अवेलेबिलिटी ही कम हो जाए उसकी, परमानेंटली वो एड्सॉर्ब हो जाए, इसको बोलते हैं फिक्सेशन. क्या बोलते हैं? लेकिन परमानेंट नहीं है. कुछ ऐसे एसिड वगैरह मिलाएंगे, कुछ ऐसी अपन को रिएक्शन कराएंगे तो हो सकता है वापस कहां आ जाए? बाहर आ जाए. तो लिखिए पोटेशियम फिक्सेशन. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहां पोटेशियम से शुरू किए थे, कहां पहुंच गए यार अपन? पोटेशियम फिक्सेशन क्या होता है? पोटेशियम फिक्सेशन कौन सा एड्सॉर्ब? परमानेंट एड्सॉर्ब. तो लिखिए व्हेन पोटेशियम एड्सॉर्ब ऑन सोइल पार्टिकल्स या सोइल कॉलॉइड्स, व्हेन पोटेशियम एड्सॉर्ब ऑन सोइल कॉलॉइड्स, और ब्रैकेट में लिखिएगा नॉन एक्सचेंजेबल साइट्स. नॉन एक्सचेंजेबल साइट्स मीन ऐसी जगह पे एड्सॉर्ब होना है जहां से वापस एक्सचेंज नहीं हो सकता. एक्सचेंज हो जाएगा तो फिक्सेशन में नहीं आएगा, वो एड्सॉर्ब पोटेशियम आएगा. फिक्सेशन पोटेशियम, फिक्स्ड पोटेशियम कौन सा है? जो एक बार एड्सॉर्ब हुआ तो अब एक्सचेंजेबल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा. और इसमें सबसे ज्यादा किस्म होता है पोटेशियम फिक्सेशन. कौन से क्ले में? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं. वर्मिकुलाइट में सबसे ज्यादा पोटेशियम फिक्सेशन कहां होता है? देन इलाइट, एंड देन मोंटमोरिलोनाइट, एंड देन केओलिनाइट. केओलिनाइट में ऑलमोस्ट अब्सेंट ही होता ही नहीं. ठीक है, तो मैक्सिमम पोटेशियम फिक्सेशन अकर्स इन वर्मिकुलाइट फॉलोड बाय इलाइट, मोंटमोरिलोनाइट एंड केओलिनाइट.
इन क्यूलाइट जनरली पोटेशियम फिक्सेशन इज एब्सेंट, बहुत कम होता है। हाँ पूछ ले। वाह, आपने कोलोइड्स पढ़ ली? कोलोइड्स पढ़े आपने? केमिस्ट्री की? हाँ पढ़ोगे तो आ जाएगा समझ में, डोंट वरी, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है ठीक है, इसके अलावा हम कब पढ़ेंगे? मुझे नहीं लगता इस वीक अपना सिलेबस हो पाएगा।